के टेस्ट होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं इन केस द चाइल्ड गेट्स क्लियर। जी गुड़गांव में तो आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा। No, I've been telling all my ENT colleagues also. I wrote about Ashana that I've known her for a very long time, and you know everybody is selling hearing aids. पर आपकी जो टीम है ना, you're thoroughly trained speech therapist, and उसकी बहुत ज़्यादा requirement. Like whenever I want to send a patient, मुझे समझने का काम नहीं है. So I'm happy कि गुड़गांव में बन गया है. So that is. And anything has to happen between the consultant and the patient, and also our meeting room. So this is separate. ठीक है. आपने अच्छा बनाया है ना, प्लान को लॉन्ग टाइम रखिएगा और वो चीज़ से हमारी बात कर लीजिए कि करना है आपने। देख सकते हैं हर आता है थोड़ा सा पास में। थैंक यू। 1 मिनट मैडम जी रोल सारे ठीक है। थैंक यू सो मच I'm Abhinandan Jain. I'm 22 years old, and my surgery was on 6.5 years. When I was 6.5 years old, now I'm working in a KPMG as a MNC company. So it's big achievement for me that I do not believe that I will do work from home. So I communicate through the call, through video call. It's big achievement for me through touch. जो मशीन आपके लगाई गई थी वो कब लगी थी? हाँ, जब मैं 6.5 ईयर्स का था तो उस टाइम मैं एरिंगेट लगाता था उस टाइम। तो उस टाइम ना एरिंगेट इतना मतलब क्लियर नहीं था उस टाइम। तो मैं फिर पेरेंट्स ने इम्प्लांट करवाया, तो इम्प्लांट लगाने के बाद बहुत क्लियर हुआ, और तभी मैं नॉर्मल स्कूल में जा चुका हूँ और ग्रेजुएशन भी कर चुका हूँ मैं और जॉब भी कर रहा हूँ मैं। तो अभी आपकी एज क्या है? अभी आपकी एज 22 साल की उम्र है अब इनकी। 6.5 साल में आपके मशीन लगी है? 6.5 साल में इनका ऑपरेशन मेरे हुआ। 6.5 ईयर्स में मेरे ऑलमोस्ट 6 months to 1 year आपका थेरेपी हुआ होगा, स्पीच थेरेपी। या 6 to 7 months। तो जिस टाइम में मशीन लगी थी उसके बाद अभी तक आपकी जो 22 साल की एज थी उसमें कोई इशू तो नहीं आया आपको? नहीं, कोई इशू नहीं आया था। ड्राइविंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। और जब मेरे वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करता हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जैसे कि हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल पे बात करना डिफ़िकल्ट है। बट मैंने बहुत कोशिश की, तभी मैं आगे कर पा रहा हूँ। यूके क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, यूके क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ। इस वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये देखिए, ये बच्चा जो है 6.5 साल की उम्र तक कुछ सुन नहीं पा रहा था, और अब ये बच्चा ना कि एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, इन्होंने ग्रेजुएशन करी, अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। और अब जब वर्क फ्रॉम होम आया, जो कितना बड़ा चैलेंज है, जब हम लोग आमने सामने होते हैं तो इजी है, लेकिन ये हेडफोन लगा कर भी ये वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स कर पा रहे हैं यूके के क्लाइंट से। तो ये इनमें, और जो ट्रांसप्लांट वाले बच्चे हैं, जो ऐसे जिनमें कॉक्लियर इम्प्लांट लग जाता है, ऐसे बच्चे और नॉर्मल बच्चे में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सर्जरी है। जो बच्चे डेफ पैदा हुए हैं, पर अब ये इस सर्जरी के द्वारा बिल्कुल नॉर्मल एक मेन स्ट्रीम में घुस गए हैं, कोई प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, और ये सराहनीय है। एज ए डॉक्टर है तो क्या मैसेज हुआ बुढ़वा वासियों के लिए? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो सुनता नहीं है, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल हियरिंग प्रोग्राम है जो पूरे कंट्री में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड होता है। जब बच्चा पैदा होता है, पहले महीने के अंदर उसका एक OAE टेस्ट कराइए, जानने की कोशिश करें कि बच्चे की हियरिंग सही है या नहीं।
जब नवजात शिशु होता है, जब पैदा हुआ, देखिए कि जब शोर मचता है, घंटी होती है, ताली बजती है, क्या वो बच्चा स्टार्टल होता है। तो ये बेसिक चीज़ें बताती है कि बच्चा सुन पा रहा है। वरना एज अ पेरेंट आपको 6 महीने साल बाद जाके पता लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है। लेकिन न्यू बॉर्न बच्चे में, जैसे 6 महीने का बच्चा है, चलने लगता है, आप उसको आवाज़ लगाते हैं, क्या वो मुड़ के देखता है कि हाँ? तो ये सब साइंस हैं कि अगर ये सब नहीं हो रहा तो हो सकता है कि बच्चा सुन नहीं पा रहा। और अगर ये बच्चा नहीं सुन पा रहा तो उनके टेस्ट होते हैं। ऑडियोमेट्री जो है वो बड़े लोगों का किया जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए एक मेरा टेस्ट होता है जिसमें बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स ना करे, वो ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स पकड़ लेता है मशीन, और हमें पता चल जाता है कि बच्चे की हियरिंग क्या है। अगर बच्चा जो है प्रोफाउंडली डेफ है, मतलब बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा, तो उस बच्चे को जल्द से जल्द, और देखिए बच्चा था जो 6 महीने की उम्र में इसका ऑपरेशन हुआ, तो लिमिट इसकी जो है 5 से 6 साल होती है, क्योंकि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 5 साल से काफ़ी स्पीच डेवलपमेंट वगैरह हो चुकी होती है। हमारी कोशिश रहती है कि पहले 2 साल के अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट डल जाए तो बेस्ट है। 5 साल तक तो डेफिनेटली डलाना चाहिए। और जो एडल्ट्स हैं, मान लीजिए कोई बड़ा ग्रोन अप है और उनको सडनली किसी मेनिंजाइटिस की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से दोनों कान की हियरिंग चली गई है, जिसको जो पोस्ट लिंगुअली डेफ होते हैं, मतलब जो पहले बात कर सकते थे लेकिन अब बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे, उन लोगों में भी कॉक्लियर इम्प्लांट डल जाता है और उनका जो स्पीच है बहुत बढ़िया होती है। तो ज़रूरी है जानना और लोगों तक की बात पहुंचाना कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उनका जांच करवाएं, घर में मत रखिए। जो बच्चा आप उसको इलाज नहीं करवाएंगे तो वो घर में बैठा रहेगा डिसेबिलिटी के साथ। और अगर कॉक्लियर इम्प्लांट करा दिया जाए, सरकार की तरफ से अब स्कीम्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एडिप स्कीम की तरह ये मशीन फ्री भी मिल रही है। 7 से 10 लाख की मशीन है, ये ऑपरेशन, स्पीच थेरेपी सब सरकार नेशनल लेवल पे फ्री मिल रहा है। तो खर्चे की वजह से ये ना सोचे कि कोई बच्चा घर बैठे रहे। आप प्लीज़ अपने आसपास के ENT डॉक्टर से संपर्क करें और कॉक्लियर इम्प्लांट जो है जल्द से जल्द करें। मैडम, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे। मैं राजकुमार खबर जाना से हूँ। आपकी कितनी ब्रांच पूरे हिंदुस्तान में है, और जो ये ब्रांच आपकी ओपन हुई है तो क्या है, और किसका क्या एक्सपेंसेस, अगर किसी बच्चे को या गरीब बच्चे को या किसी भी बच्चे या गरीब अमीर का बच्चा एक होता है, कितना एक्सपेंसेस लगता है इस मशीन के? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये मेरा सेंटर नहीं है, मैं बस इन्फॉर्म करने आई हूँ। मैं ENT सर्जन हूँ। हर सिटी, ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन इंडिया कॉक्लियर इम्प्लांटेशन हो रही है। देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑल अक्रॉस। इनके तो मल्टीपल सेंटर्स दिल्ली में हैं, बट आई नॉट हियर टू मार्केट दैट। मैं जो कह रही हूँ कॉक्लियर इम्प्लांटेशन का पहले जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। Everyone, I'm Rishi Suresh and I'm 5 years old. Last year, my parents found out that my hearing and speech were getting bad. I was not able to understand my class teacher during online classes. I went for a lot of tests. Then the doctor said I needed an operation. I was very scared of the operation, but I got my cochlear implant on my right ear in November 2020. With the help of Shivani ma'am and Aunty ma'am, now I practice a lot to speak properly and understand sounds clearly. I'm able to attend my class without any help now, and I also do sports on skating. I want to thank my parents and mom for all the love and help. Thank you. Sambhav Jain. I am 13 years old. I have been studying in 8th grade. My surgery was done in 2009. I was 6 months old. बेटा हिंदी में बताइए अगर आपकी। मैं 6 महीने का था जब मेरा इम्प्लांट हुआ, और 11 महीने के अंदर मेरी मशीन जब चालू हुई थी, तभी से लेकर आज तक मैं बोल पा रहा हूँ। और ऐसी इसी पीछे आशा क्लिनिक का बहुत बड़ा है। आप कौन से स्कूल जाते हैं? प्रेसिडेंट स्कूल जाता हूँ। ये प्रेसिडियम स्कूल में जाते हैं? 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड में, ठीक है। आइए। और 1976 में अपनी ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी पे ग्रेजुएशन करी बॉम्बे से, जबकि ये फील्ड बिल्कुल ही नया था। किसी को पता नहीं था कि सुनाई की जांच और बोलने का भी एक स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद ये फील्ड बहुत आगे बढ़ गया।
दिल्ली में। तभी से मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी, बहुत अवेयरनेस करा, ENT डॉक्टर्स को, पीडियाट्रिशियन को इस फील्ड के बारे में बताया और ये महसूस किया कि हर बच्चा, चाहे वो सही नहीं बोलता, वो भी स्पीच थेरेपी द्वारा ठीक हो सकता है। और जिनको हियरिंग लॉस है उनको हियरिंग एड, एम्प्लीफिकेशन डिवाइस और कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के और वो भी पूरी तरह नॉर्मल होके नॉर्मल बोल सकते हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए 1996 में हमने आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक कहा, जहाँ की एक ही रूफ के अंदर सारी उनको सुविधाएं मिल जाए। या तो बच्चा सुनाई जांच करने के लिए कहीं जा रहा है, स्पीच थेरेपी के लिए कहीं जा रहा है, तो सारी सुविधाएं एक ही के अंदर हमने डेवलप करी। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2001 में सर गंगाराम हॉस्पिटल के साथ मिलकर हमने कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू करा। इस कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए आज हम 1500 से 2000 केसेस को इम्प्लांट करके और उनको स्पीच दे सके हैं। आप रिसिपिएंट को मिलेंगे, देखेंगे, वो अभी बेस्ट परफॉर्म करते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हमारे बच्चों ने कर ली है, क्योंकि इम्प्लांट प्रोग्राम हमने 2001 से शुरू कर दिया था, तो 20 साल से वो इतने आगे बढ़े हैं। ज़्यादा सहयोग मेरी टीम का है। मेरी टीम मेरे साथ 20 साल से है और मेरी टीम को ये है कि हमें पेशेंट सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, डेडिकेशन से काम करने और रिजल्ट देने। इसीलिए आशा क्लिनिक ने अपना नाम बनाया है। काम बढ़ते हुए महसूस करा गया तो द्वारका ब्रांच शुरू करा हमने 10 साल के पहले, और आज हमें द्वारका के बाद गुड़गांव में ये सुविधाएं शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर सारिका के साथ समझ के कि यहाँ पे इस सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सुविधाएं वहाँ है वो यहाँ भी मिली जाए, और इसीलिए आज हम यहाँ पे शुरू कराएं। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हियरिंग लॉस, अर्ली इंटरवेंशन, न्यूबॉर्न बेबीज़ की सुनाई की जांच, OAE टेस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट, बेरा OAE, SSR, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, हियरिंग एड्स और हर स्पीच थेरेपी की, वॉइस डिसऑर्डर, स्टेमरिंग, अनक्लियर स्पीच, मिस आर्टिकुलेशन, सारा इलाज यहाँ पे होता है। सारे केसेस सेटिस्फाइड होके जाते हैं। मैम, इस पर पूरा खर्चा क्या है ट्रीटमेंट का जो पेशेंट्स को देना होगा? हर अलग अलग डिसऑर्डर का अलग अलग खर्चा है। अगर कोई हियरिंग एड ही सिर्फ लगा है तो हियरिंग एड तो 15-20 हज़ार से देके, और हाई एंड पर जाए तो 3 लाख तक की भी हियरिंग एड आती है, जिसमें कि वो टेक्नोलॉजी होती है और उस तरह से उसका आउटपुट होता है। अभी तक आप कितने बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट दे चुके हैं जो स्पीच एंड हायरिंग का के माध्यम से, जो उनके इंस्ट्रूमेंट होता है? मैं कहना चाहूँगी कि वैसे तो मैंने अनगिनत हजारों या लाखों की संख्या में 40 साल से सबको ट्रीटमेंट दिया है, और इतने बड़े लोगों पर अगर स्पेसिफिक देखें, सिर्फ इम्प्लांट को मद्देनजर देखें तो 2000 से 2500 फैमिलीज़, हियरिंग एड को देखें तो 5000 फैमिलीज़, इस तरह हर फैमिलीज़ को हम सुविधा उपलब्ध कराई है। मेरे 20-25 फैमिली मेंबर की जो टीम है, जो आशा स्पीच हियरिंग क्लिनिक के साथ प्रोफेशनल है, उनके साथ मिलके पूरे देश भर के अंदर ऐसे काफ़ी क्लिनिक हैं स्पीच एंड हायरिंग के, पर लेकिन आप इसमें क्या ऐसा खास देते हैं जिससे कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं और आप अपना एक और नया खोलते जा रहे हैं? हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य है अर्ली इंटरवेंशन, मतलब जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना, सही टाइम पे डायग्नोस करना, और जब तक बच्चा स्कूल जाए, स्कूल एज पहुँचने से पहले ही अर्ली इंटरवेंशन करना, उनको प्री एकेडमिक स्किल सिखाना और उनको उस लायक बनाना कि वो नॉर्मल बच्चों के और पीयर ग्रुप के साथ ही इंटरेक्शन कर कर बोल पाए, वो पीछे नहीं रहे। ये सारी सुविधा हमारे यहाँ होने की वजह से यही हमारी स्पेशलाइजेशन है कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, सिंगापुर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब जगह से हमारे क्लिनिक में रिजल्ट देखते हुए बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरू से ही सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। बच्चों की बीमारी है वो किस एज में होती है? कोई फिक्स एज होती है? बचपन से जब बच्चा जन्म होता है जब भी स्टार्ट होता है? अलग अलग डिसऑर्डर हैं। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो बाई बर्थ की बात कर रहे हैं। बाई बर्थ हाई रिस्क फैक्टर होते हैं, प्रीमेच्योर बेबी हो गया, ऑटोटॉक्सिक ड्रग हो गया, इसकी वजह से हो सकती है, या हेरिडेटरी की वजह से हो सकती है, तो ये पैदाइशी ही होती है। इसलिए सारे हॉस्पिटल में
डिस्चार्ज से पहले ही हियरिंग टेस्ट या हियरिंग स्क्रीनिंग हो जाता है। जब बच्चा बाहर निकलता है हॉस्पिटल से तो माँ बाप को ये पता होता है कि मेरे बच्चे की हियरिंग सही है, नॉर्मल है, वो नॉर्मल बोलेगा आगे। और अगर उनको ये भी पता लग जाता है कि इसमें कुछ कमी है और 3 महीने तक मेरे को और आगे टेस्ट करके और 6 महीने तक इलाज शुरू कर देना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी से ही हम इसको स्टार्ट करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें शासन और प्रशासन की तरफ से आपको कोई सहयोग मिलता है या फिर आप उनके साथ में मिलकर काम करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ जी, इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट एक बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है, 6-4.5 लाख का है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है, वो पूरी तरह फ्री इम्प्लांट देते हैं, स्पीच थेरेपी का भी खर्चा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर फंड है, वहाँ से भी पैसा मिलता है। चीफ मिनिस्टर फंड है, वहाँ से भी पैसा मिलता है। और बच्चों को इम्प्लांट मिलता है और उसी से वो आगे बढ़ जाते हैं। मैम, ये जो बीमारी है किस कारण होती है? जीन्स के कारण होती है या पेरेंट्स की तरफ से कुछ होता है या फिर जिस टाइम बेबी ओन आता है उसके कारण होती है? इसके बहुत कारण हैं। 2 अगर नॉर्मल माने तो हेरिडिटरी एक कॉज है मेजर, और एक हाई रिस्क फैक्टर बोलते हैं, हाई रजिस्टर, कि जो बच्चे प्री मैच्योर्ड हैं, लो बर्थ वेट हैं, बाई बर्थ जॉन्डिस हुआ है, आस्फिक्सिया हुआ है, सांस नहीं ले पाते हैं, या और भी तकलीफें जो आईसीयू में ज़्यादातर रहे हैं, उनको ये तकलीफ ज़्यादा होती है। तो देश भर में कितने % बीमारी बच्चों में पाई जाती है, कुछ आइडिया बता सकते हैं? करीबन नॉर्मल पॉपुलेशन में 1000 में 2 से 4 से 5 बच्चे हैं, और अगर हाई रिस्क एनआईसीयू बेबी कहें तो 100 में 2 से 4 बच्चे। मैम, जो इकोनॉमिकली जो वीकर पेशेंट है उनके लिए क्या फैसिलिटी की गई है? उन्हीं के लिए एक एडिक प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। उनके सारे पेपर 5 साल से पहले डायग्नोस्टिक और टेस्ट के साथ ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करे हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल में ये सर्जरी हो सकती है। मेनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है, और गंगाराम भी उसका पार्ट है, वहाँ पे भी इनसे फ्री इलाज और सर्जरी होती है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें महिलाएं मतलब फीमेल और मेल बच्चे भी आते हैं, तो ज़्यादातर उसमें मेल बच्चे होते हैं या फिर फीमेल बच्चे होते हैं? ये मोर और लेस सेम है, इसमें कोई जेनेटिक जेंडर की वजह से कम या ज़्यादा में प्रभावित नहीं है। मैम, इस ऑपरेशन के बाद जो बच्चा कितना % ठीक हो पाता है या फिर परमानेंटली उसे मशीन लगानी पड़ती है? ये मशीन तो हमेशा ही लगानी होगी। जब मशीन लगाएगा बच्चा सुनेगा, मशीन उतार देगा बच्चा नहीं सुनेगा, ये हमेशा ही लगानी। जहाँ तक कितने % है, ये नियर टू नॉर्मल हो जाता है। अगर हम डेसिबल में काउंट करें तो हम नॉर्मल 0 to 20 डेसिबल की आवाज़ें सुनते हैं, और इम्प्लांट करने के बाद इसी रेंज में बच्चा सुन लेता है। कई बच्चे मॉडरेट हियरिंग लॉस के होते हैं या सीवियर कैटेगरी के होते हैं, जो 60 डेसिबल तक हियरिंग लॉस होता है, तब उनको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं होती। वो हियरिंग एड डिवाइस अच्छे से अच्छा लगा के और स्पीच और लैंग्वेज सीख सकते हैं। जो सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है, 80 से ज़्यादा जिनकी सुनाई में कमी है, 80, 90, 100, 120, उनको हियरिंग एड सफिशिएंट नहीं रहती है। आउटपुट सुनते तो हैं हियरिंग एड से, लेकिन साउंड एब्सोल्युटली क्लियर नहीं जाने की वजह से वो भाषा सुनते हैं लेकिन साफ बोलना नहीं सुनते, और कुछ कुछ इशारे से बात करते हैं। इसीलिए कॉक्लियर इम्प्लांट यूज़ किया है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलेट करती है और नर्व के थ्रू ब्रेन में सारी आवाज़ जाती है। जब हम हियरिंग एड लगाते हैं वो अकस्टिकली साउंड देता है, कॉक्लिया को देता है, तो जो रेसिड्यूल हेयर सेल कॉक्लिया में है वही साउंड अंदर तक फेंकते हैं। इसलिए जो लिमिटेशन है उसकी वजह से स्पीच क्लियरिटी कम आती है। एक मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि गुड़गांव के वासियों के लिए आपने गुड़गांव में खोला है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने अस्पताल की तरफ से? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि डिले नहीं करें। जितने ही नर्सिंग होम में, जितने ही प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो इमीडिएटली हियरिंग स्क्रीनिंग बिफोर डिस्चार्ज स्टार्ट करें और अर्ली आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू करें। मेरे हर पीडियाट्रिशियन को ये कहना चाहूँगी कि वो आगे से आके बताएं, क्योंकि ये विजिबल नहीं है, इसे देख नहीं सकते, तो उन्होंने अवेयर करवाना है कि देरी नहीं करें, सुनाई जांच करें। और अगर बच्चा बोलने में साफ नहीं बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो ये ना कहें कि वेट करें 4 साल में बोलने लगेगा। उनको इमीडिएटली प्रोफेशनल को तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक की तरफ बताना चाहिए। मैं आपका नेम और डेजिग्नेशन बताना, आपका नेम और डेजिग्नेशन? आई एम आशा अग्रवाल, ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, एंड डायरेक्टर ऑफ आशा स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक।
मैंने एक दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट भी स्टार्ट करा है, जहाँ पे जिन बच्चों को एक बार इम्प्लांट होने के बाद अगर प्रोसेसर ख़राब होता है या लीड्स ख़राब होती है तो उसमें से उनको फंड मिल जाता है। जो बच्चे स्पीच थेरेपी नहीं कर सकते उनको भी हम दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू आरंभ स्कूल स्टार्ट किया है, अर्ली इंटरवेंशन। उनमें निःशुल्क स्कूलिंग भी करवाते हैं और हमने रिसोर्स मटेरियल भी कराए। जो पेरेंट्स थेरेपी के लिए रेगुलर नहीं आते वो उस रिसोर्स मटेरियल से पढ़ के भी अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेश है, बेटे का नाम ऋषि है। तो जो आपने भी जैसे बताया इम्प्लीमेंट हुआ है, तो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या इशू है सबसे पहले स्टार्टिंग में? सॉरी काट। यस। मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। आज मैं ईएनटी सर्जन हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपको
थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। कई बच्चे होते हैं जो बिना हियरिंग के पैदा होते हैं, जो कंजेनाइटली डेफ होते हैं। अगर बच्चा सुन ना पाए तो उसकी स्पीच डेवलप नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं अगर बंगाली बच्चा, पेरेंट बंगाली बोलते हैं, वो बंगाली सुनता है तो बंगाली बोलता है, पंजाबी सुनता है तो पंजाबी बोलता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सुन नहीं सकते तो आपके स्पीच सेंटर डेवलप नहीं होते और आप फिर बात नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जो हैं पहले 1.5-2 साल 2.5 साल के अंदर और लेटेस्ट 5 साल के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनका इलाज पॉसिबल है। एक कॉक्लियर इम्प्लांटेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है, लाखों इम्प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। एक मशीन है जो ऑपरेशन से कान के अंदर लगी जाती है और बाहर से एक हियरिंग एड लगा जाता है। और स्पीच थेरेपी के बाद ये बच्चे जो हैं बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रीम में आ जाते हैं, उनको कोई साइन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, उनको नॉर्मल स्पीच, नॉर्मल सब कुछ लाइफ जी सकते हैं। मैं आपको एक रेंज दिखा रही हूँ। ये बच्चा है जो कुछ साल पहले ऑपरेट हुआ है और ये हैं, आप देखिए इतने बड़े हैं, इन्हें ग्रोन मैम आज 6.5 साल की उम्र में इनकी सर्जरी हुई थी और अब ये जॉब कर रहे हैं एक मल्टीनेशनल में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है जो बिना सुनाई के पैदा हुआ है, 5 साल की उम्र तक वेट मत करिए, 1-1.5-2 साल के अंदर उनका इन्वेस्टिगेशन कराइए, बेरा कराइए, CT MRI होता है और फिर एक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन होते हैं जो फिर ऑपरेशन करके और फिर स्पीच थेरेपिस्ट होती है, कम से कम उनकी 3 से 6 महीने, ताकि हियरिंग उनकी फिर नॉर्मल हो जाती है और फिर ये बच्चे एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाते हैं। आप सबसे पहले आज के हमारे VIP हैं ऋषि, उनसे बात करिए। मैं डॉक्टर NPS वर्मा, गुड़गांव डॉक्टर्स IMA एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द ईयर। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं डॉक्टर NPS वर्मा, गुड़गांव डॉक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर। मेरी मानना ये है, जो भी हमारे प्रधान जी और सचिव ने बोला है और जितनी भी प्रिकॉशन चल रही हैं सबको पता है, मास्क, सैनिटाइजेशन एंड दैट सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा 2 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो कंट्री के लिए हो, उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले घुसने ही मत दो। उसके लिए तुम्हें एनवायरनमेंट की हाइजीन देखनी है, अपनी पर्सनल हाइजीन देखनी है, अपनी पर्सनल ताकत बढ़ानी है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब एक्सपर्ट्स आपको बता चुके हैं। उसके अतिरिक्त जब घुस गया है दुश्मन तो उसको फ्लश आउट कर दो। वो फ्लश आउट कैसे करना है उसके लिए, क्योंकि घुसना नाक और मुंह से ही है, तो नाक और मुंह की हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है उसके लिए डेली जो हमारे सूत्र बताते हैं, हमारे आयुर्वेदा बताता है कई सालों से, अपने नाक में सिर्फ कुछ नहीं करना, एक नमक का पानी का सोल्यूशन घोल बनाया, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, वो डालिए, उससे जल नीति कीजिए, क्योंकि 72 घंटे के लिए ये वायरस नाक और मुंह में रहता है। उस 72 घंटे में मेरे अपनी फैमिली में कुछ भाई बहनों को, बुज़ुर्गों को हुआ है और विद इन 4 डेज़ उनका फीवर भी, उनका इन्फेक्शन भी कुछ नहीं हुआ। उनको वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी वो इफेक्ट हो गए थे, लेकिन उनको मैंने जल नीति करवाता रहा हूँ, गार्गल्स करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, नॉर्मल हेल्दी डाइट लो, बाहर का जंक मत खाओ, तो आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और वायरस भी भाग जाएगा। थैंक यू सर। बाकी कंट्रीज़ में जितना कुछ हो रहा है हमारे इंडियन के एफर्ट्स से बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप एश्योर रहिए, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। वैक्सीन बहुत बनने वाला है, वैक्सीन खूब मिलेगा, लेकिन जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे खाली वैक्सीन भी कुछ नहीं करेगा। रेडी। मैं डॉक्टर वंदना नरूला हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस टाइम पे प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमने डॉक्टर सारिका और मैंने चार्ज लिया है अप्रैल से, और तब से ही महामारी कोविड की बहुत बढ़ती जा रही है, बीच में ठीक होने के बावजूद भी। तो ये ज़िंदगी और लोगों के व्यवसाय को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रही है। तो हम सबको अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाएं और इस महामारी को जल्दी हम कंट्रोल में कर सकें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम अपनी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये भी कह रहे हैं कि जगह जगह जाकर, इवन मेट्रो स्टेशंस पे, जहाँ जहाँ पे भी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, उनके साथ मिलके जितना हो सके वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाए, ताकि ये महामारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ सके।
और हमने अभी तो ये सरकार से अपील भी की है कि इसकी जो एज लिमिट है वो हटा दी जाए, कि 18 से ऊपर सब लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो ज़्यादा ऑफिस में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और फिर घर आके अपने पेरेंट्स को और बड़ी उम्र के लोगों को ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो ये एज लिमिट हटा के सब लोगों को वैक्सीन शुरू हो जानी चाहिए, ये हमारी प्रधानमंत्री से अपील है और IMA ने ये अपील नेशनल लेवल पे PMO ऑफिस को लिखी भी है। तो हमारी बेसिकली यही अपील है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग हो सके वैक्सीनेट हों और ये महामारी जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ सके। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ गुड़गांव के लिए। और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने अब बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया है। कोविड वैक्सीन जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे महीने 7 दिन अवेलेबल है। तो बहुत इनका फोकस है कि हर पर्सन जो एलिजिबल है वो जल्द से जल्द वैक्सीन ले। वैक्सीन बहुत सेफ़ है। अब तो ऑलमोस्ट 9 से 10 करोड़ इंडियंस को ये वैक्सीन लग चुका है। कोई मेजर रिपोर्ट्स नहीं आई हैं आउटब्रेक्स की। तो वैक्सीनेशन जो है बहुत सेफ़ है। अगर आप ले लेते हैं तो आपके चांसेस हॉस्पिटल एडमिशन के और कोविड से डेथ के बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, कई पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हुए हैं 2 वैक्सीन के बाद भी, लेकिन उनमें किसी की भी ज़्यादातर कोई ICU में नहीं गया और माइल्ड सिम्टम से ही ठीक हो गए हैं। तो आपको मास्क तो पहनना पड़ेगा वैक्सीन के बाद भी, लेकिन कोविड की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं वो डेफिनेटली कम होंगी। तो रिक्वेस्ट करूँगी आप में से जो भी एलिजिबल हैं जल्द से जल्द अपने आसपास के हॉस्पिटल में पहुँचे जहाँ पे भी कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। अब 7 डेज अ वीक गेजेटेड हॉलीडेज़ पे भी, सैटरडे को भी, संडे को भी आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं ताकि ये जो वैक्सीन जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं वो वापस कम हो जाए। मैडम, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कल देश के नाम संदेश दिया था कि 11 से 14 वैक्सीन समारोह चलेगा, तो आप भी उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इसीलिए निवेदन कर रहे हैं सभी से, जो CMO है उनका भी बहुत ज़्यादा, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाई हुई है कि एक दिन में 50-50 हज़ार गुड़गांव वासियों को वैक्सीनेशन लगे, ताकि जल्द से जल्द जो हम शहरी लोग हैं इसके रिस्क में हैं, तो जल्द से जल्द जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लें। वैक्सीन हेजिटेशन छोड़ दीजिए कि वैक्सीन लगाने से क्या फ़ायदा, बाद में भी पॉजिटिव हो रहे हैं। आपका जो रिस्क है डेथ का वो अगर कम हो जाता है तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोविड महामारी जो है पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ में स्टॉप कर रही है, लेकिन अगर इसमें से ज़िंदा गुजरना बहुत ज़रूरी है। आगे मास्क पहने और आगे बढ़े। अब डॉक्टर वंदना से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इन्होंने एक स्पेशल कल इनिशिएटिव निकाला था ना। मैं डॉक्टर वंदना डॉक्टर सर का एक प्रश्न और था। से अभी वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन लगने के लिए लोग बाग भीड़ में बढ़ने लगे हैं। तेज़ी से दौरान से कोरोना अपने पैर फैला रहा है और लहर बढ़ रही है। इसको लेकर अभी गुड़गांव गांव में वैक्सीन लग रही है और वहाँ पर बहुत बेहतर इस समय मतलब बहुत बुरी स्थिति है, उसको लेकर क्या कहते हैं? सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप प्रशासन की एक तरफ तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं से भी बुरी स्थिति नहीं है, कहीं शॉर्टेज नहीं है। मैं आज सुबह पॉलीक्लिनिक सेक्टर 31 में जाके अपने पेरेंट्स का 2nd डोज लगवा के आई हूँ। बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस था। हार्डली 4 लोग मेरे से पहले लाइन में थे। हमारा तुरंत उसी हाथ के हाथ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, 5 मिनट में वैक्सीनेशन हो गया। आधा घंटा वो बैठे, हमारे बैठे बैठे हमें SMS आ गया कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो ये हम लोग अगवा ना फैलाएं कि कोई शॉर्टेज है, कोई भी प्रकार की कमी है। गुड़गांव प्रशासन जो है इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर हॉस्पिटल में जो उन्होंने पिछले दिन वैक्सीन यूज़ किया है उससे ज़्यादा मात्रा में उनको अगले दिन वैक्सीन दिए जा रहे हैं। और हॉस्पिटल्स ने ये भी बोला गया है कि आप अपने आसपास रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से टाई अप करके जहाँ जहाँ ज़्यादा वैक्सीन लगना है, चाहे जैसे हमारी बिल्डिंग में पिछले मंडे को 240 लोगों को वैक्सीन लगा है। तो ये हर प्रकार से सेफ है और सरकार जो है गुड़गांव शासन बिल्कुल रेडी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। अप्रैल महीने में हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी एलिजिबल हैं ये वैक्सीन जरूर लें।